गुड मॉर्निंग दोस्तों, एमएस क्लास में आप लोग का स्वागत है। तो जैसा कि दोस्तों ये ला स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं। बाकी आप लोग अगर आप यूनिवर्सिटी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या एलएम कर रहे हैं तो उन लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इस टॉपिक को ये जूरिस्प्रूडेंस का सब्जेक्ट है, फर्स्ट पेपर है आपका विधिशास्त्र मतलब जूरिस्प्रूडेंस, उसमें से एक टॉपिक है प्रॉपर्टी, जो कि आपका प्रॉपर्टी मतलब आप लोग जान रहे हैं कि जो भी लेन देन होता है ये प्रॉपर्टी, आपके पास ज़मीन जायदाद ऐसी चीज़ें तो प्रॉपर्टी। जैसे कि हम लोग अगले वीडियो में पढ़े हम लोग पोजीशन मतलब कब्जा। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टी। उसमें प्रॉपर्टी क्या होती है, दो सब कुछ मिलता जुलता रहता है। जैसे प्रॉपर्टी हुआ, हक हुआ, मतलब टाइटल हुआ, इसके बाद पोजीशन हुआ, ये सब मतलब चीज़ें मिलती रहती है। चलिए देखते हैं इसके बाद स्टेप। तो फुल क्वेश्चन पूछ सकते हैं मेरे भाई, तो इसको सही से ध्यान से पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा, आप लोग पूरा देखिएगा। और एक पेन और एक रफ निकाल करके, एक कॉपी या रफ जो भी हो, ये 4 साइज पेपर भी हो, आप लोग निकाल कर रख लीजिए, क्योंकि लिखेंगे चीज़ें तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और मैं नोट्स के माध्यम से समझा दिया हूँ, हिंदी नोट्स एकदम बढ़िया से हिंदी इंग्लिश मैच करके उसको सही से देखिए। समानतः संपत्ति से तात्पर्य उस वस्तु रस से है जिस पर स्वामित्व के अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है। स्वामित्व के अधिकार का प्रयोग पराय वस्तुओं पर ही किया जाता है, ये भी जान लीजिए। ये आपका जो है डिफिनीशन था, जनरल डिफिनीशन। आप सामान्य के अनुसार के द्वारा देखिए। सामान्य के अनुसार संपत्ति प्रॉपर्टी शब्द का अर्थ सर्वबंधक समापत्तिक अधिकारों से है। जैसे आपका केस आया था कि रायचंद गुलाब बनाम हस्ता 6 शंकर मोटे एवं अन्य 1963 में आया था। जो है 65 जो है आपके बहुमूल्यक 510 ये आया था। इस मामले में कहा गया था कि संपत्ति शब्द अपने जो है सबसे व्यापक अर्थों से में किसी व्यक्ति के कानूनी अधिकारों को शामिल करता है, हालांकि उसके व्यक्तिगत अधिकारों को इसके अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है, जो उसकी व्यक्तिगत स्थिति का गठन करते हैं। ये कहा गया संपत्ति का स्वामित्व, ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। जब हम संपत्ति की बात करते हैं तो हमारे लिए यह जानना महत्वपूर्ण हो जाता है कि किसी संपत्ति पर किसी व्यक्ति की या सीमित अधिकारों को अधिकार हो सकता है, जहां संपूर्ण अधिकार का अर्थ हम वही किसी संपत्ति पर सीमित अधिकार के उदाहरण जैसे पट्टा, जैसे लीज हुआ आपका, मतलब ये कह रहा है, जैसे आपको एग्जाम्पल तौर पर समझा दे रहा हूँ। वो थोड़ा तबीयत नहीं सही है मेरे भाई, तो थोड़ा मतलब हिचकिचाहट मत करिएगा। मैं सूरज शरीर में थोड़ा दिक्कत थी, अभी भी दिक्कत है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, लेकिन क्या करूं, वादा किया हूं तो पढ़ाऊंगा मेरे भाई, चाहे जो हो जाए। ज़िंदगी में मेरे पढ़ाई से बढ़ के मेरे ज़िंदगी में कुछ नहीं मेरे भाई। किराएदारी रेंट होता है, जैसे यौन बंधक जो है आपके मार्केज होता है, आप हो सकता है वही जब किसी व्यक्ति का किसी संपत्ति पर संपूर्ण अधिकार होता है, तो ऐसे स्वामी ओनर में उस संपत्ति से जुड़े मुख्यतः 3 अधिकार निहित हो जाते हैं। मतलब तब कौन कौन से निहित हो जाते हैं, 3 अधिकार आ जाते हैं आपके। जैसे संपत्ति के स्वामित्व ओनरशिप का अधिकार, नंबर 2 संपत्ति के कब्जे पोजीशन और उनके उपयोग जो है एंजॉयमेंट का अधिकार, जन चाहे ढंग से अलगाव एलिनेशन का अधिकार, इसके तीसरा पॉइंट है। इसके अलावा जब ये कहा जाता है कि किसी व्यक्ति या किसी संपत्ति पर संपूर्ण स्वामित्व जो है एब्सोल्यूट ओनरशिप है, तो उसका मतलब यह होता है कि उसके पास ऊपर बताए गए सभी अधिकार है। देखिए जब इस तरीके से पूरा कि उसका पूरी तरह उस प्रॉपर्टी पे अधिकार है। पूर्ण स्वामित्व अधिकारों का एक समूह है जिससे तमाम अधिकार हित होते हैं मेरे भाई। वही टाइटल हम बताए ना, हक मतलब होते हैं या हित में उसके होते हैं पूरी तरह। जैसे कब्जे का अधिकार, भूमि का आनंद लेने का अधिकार, इसी तरह उससे जुड़े लाभ उठाने का अधिकार आदि का समागम होता है। यह सब हित एवं अधिकार मिलकर एक पूर्ण स्वामित्व का निर्माण करते हैं मेरे भाई। ये चीज़ें कह रहा है, तीनों मिलकर के या सब कुछ मिलकर के एक पूरी तरह संपूर्ण अधिकार करते हैं। जैसे सीमित अधिकार क्या होता है, सीमित अधिकार का अर्थ यह होता है कि जब किसी व्यक्ति को किसी वस्तु से संबंधित सीमित अधिकार दिया जाते हैं तो क्या होता है। एग्जाम्पल जैसे यदि आप किसी मकान के मालिक हैं तो आप में उस मकान से जुड़े तमाम अधिकार निहित होते हैं। मतलब जितना भी अधिकार रहेगा, आप किसी चीज़ के मालिक रहेंगे तो उस पर पूरा तरह आपका हक रहेगा। जैसे आपके पास बाइक है, साइकिल है, कुछ भी A to Z आपके घर है, तो आपका पूरी तरह उस पर अधिकार रहेगा। ठीक, जैसे कि मकान को बंधक में देने का अधिकार, उसे किराए पर देने का अधिकार, उसे बेचने का अधिकार, उसमें जो है रहने का अधिकार, सब कुछ आपके पास है इत्यादि। यदि आपका यह घर 2 मंजिल का हो तो और आप किराए पर लीज पर देते हैं, तो व्यक्ति उसे लीज पर लेता है, वह संपत्ति में सीमित अधिकार प्राप्त करता है। मसलन वह व्यक्ति उसकी 1 मंजिल का इस्तेमाल कर सकता है, जिसके बदले वह आपको
कुछ पैसा देगा या धनराशि देगा। इस उदाहरण की तरह जैसे आपके पास मकान से संबंधित तमाम अधिकार निहित थे, जिसमें से एक अधिकार का अंतरण आप में अन्य व्यक्ति के पक्ष में कर दिया है, बस उसमें रह सकता, बाकी मकान मालिक आप ही रहेंगे। संपत्ति अंतरण, संपत्ति अधिनियम संपत्ति। देखिए संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत संपत्ति शब्दों को लागू कर दिया गया, उसे समझना महत्वपूर्ण है मेरे भाई। अधिनियम के अंतर्गत संपत्ति न केवल मूर्ति भौतिक चीज़ों जैसे भूमि मकानों से संबंधित है, बल्कि और कुछ है, बल्कि उसके साथ ही यह उन अधिकारों को भी सहमत करता है जो किसी वस्तु को लेकर प्रयोग नहीं किए जाते हैं, ये कह रहा है। देखिए मैं आपको हर एक चीज़ें समझा दे रहा हूँ नोट्स के माध्यम एकदम बढ़िया समझ में। जैसे एक ऋण वापस प्राप्त करने का अधिकार ये भी कहा गया। जैसे मुख्यतः जो आपका स्थावर संपत्ति जो है आपका की बात की गई, तो हालांकि इसका यह मतलब नहीं है कि जंगम संपत्ति जो मूवेबल प्रॉपर्टी इस अधिनियम का विषय नहीं है, इसका विषय है। संपत्ति अंतरण अधिनियम के समान सिद्धांत यानी 537 जंगम और स्थावर दोनों संपत्तियों के 5 और 37 के ऊपर सामान्य रूप से लागू है। इसी प्रकार की संपत्ति दान जो है गिफ्ट से संबंधित कानून भी दोनों प्रकार की संपत्तियों के लिए लागू है मेरे भाई, सबके लिए लागू है। इसमें समझाने की कोई बात नहीं, आप लोग एक बार पढ़ते जाओ वैसे समझ में आ जाएगा। इतना डीप में लिख दिया हूँ, समझा करके ही लिखा हूँ। अधिनियम की धारा 3 के अनुसार स्थावर संपत्ति में खड़े काष्ठ, उगती फसलें या घास शामिल नहीं है, ये भी जान लीजिए। इस प्रकार के शब्द को कुछ शब्द को जोड़कर अधिनियम परिभाषित किया जाता है। जैसे वह जनरल क्लास एक्ट 1897 की धारा 326 के अनुसार स्थावर संपत्ति में भी भूमि शामिल होगी। भूमि से उत्पन्न होने वाले लाभ और पृथ्वी से जुड़ी चीजें या अस्थायी रूप से पृथ्वी से जुड़ी किसी भी चीज को शामिल किया जाएगा, ये कह रहा। स्थावर संपत्ति की यह परिभाषा भी संपूर्ण नहीं है। ये देखिए ये पूरी तरह संपूर्ण नहीं है। इमारतें जैसे स्थावर संपत्ति का निर्माण करती है और अगर मशीनरी इसके अलाभकारी उपयोग के लिए भवन में एविडेंट है और तो वह भवन का एक हिस्सा है और इसे भी उस भूमि के साथ स्थावर संपत्ति माना जाना चाहिए जिस पर इमारत स्थित है मेरे भाई, ये कहा गया है। यह साफ है कि अधिनियम में संपत्ति शब्द की कोई परिभाषा नहीं दी गई है, परंतु अधिनियम में इस शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थों में किया गया है। संपत्ति का अर्थ व्यक्ति द्वारा किसी वस्तु, संपत्ति, मूर्ति एवं अमूर्ति में रखने वाले हितों का जो है समागम है। चूंकि स्वामित्व ओनरशिप में अधिकारों की श्रृंखला निहित होती है, इसलिए एक मूर्ति अमूर्ति संपत्ति में मेरे भाई सही से देखिए, आपको बोरिंग लग रहा होगा लेकिन बहुत डीपली मैं समझा दिया मेरे भाई, आपको समझाने की कोई दिक्कत नहीं। एक बार पढ़ लिया आप लोग खुद समझ जाएंगे। संपत्ति में विभिन्न अधिकारों और हितों को विभिन्न व्यक्तियों से निहित किया जा सकता है। जो समझाने लायक रहता मैं वैसे समझा देता। जैसे एक बंधककर्ता और एक बंधकदार एवं प्रदाकर्ता, पट्टाकर्ता या पट्टेदार या फिर किराएदार, ये होता है। ठीक है, मैं एग्जाम्पल के तौर पे भी दे दिया हो तो उसमें कुछ करना ही नहीं है, ऑलरेडी आप लोग समझ जाएंगे। देखिए परस्वामित्विक अधिकार, राइट ऑफ एलिना, संपत्ति से संबंधित निज संपादित अधिकारों का विवेचन कर लेना या पश्चात अब उससे संबंधित पर समातिक अधिकारों का विकलांगों पर विचार कर लेना उपयुक्त होगा, ये भी कहा गया है। नंबर 4 ये 4 प्रकार के होते हैं। पट्टा, लीज, सुविधा भार, जैसे आपका सर्विट्यूड, प्रतिभूतियाँ जो है सिक्योरिटाइज, न्यास दृष्ट। केस ला देखिए प्रमोद कुमार जायसवाल बनाम बीबी हुसैन बानो। इस केस के बारे में आप लोग लिख लीजिए, इसमें एक केस है यही, आप लोग ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में थोड़ा 1 लाइन 2 लाइन लिखे, नहीं तो ऐसे ही लिख दीजिएगा खाली, तब भी आपको नंबर मिल जाएगा मेरे भाई। तो जहाँ तक आई होप है कि वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छे से आपको समझ में आ रही होगी। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर, मेरा सब कुछ दिया गया है, आप लोग टेलीग्राम चैनल लिंक भी दिया गया है। तो कोई दिक्कत होगा